हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब तक आपने मेरी कहानी रोमांस का एपिसोड 60 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ। चैप्टर 61। पूरी रात दोनों सुकून की नींद सोते रहे। सुबह 6 बजे माही की नींद खुल गई। माही को अपने घर जाना था, इसलिए वह जल्दी से उठकर तैयार हो गई और जल्दी से सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और मयंक को उठाकर तैयार होने के लिए बोल दिया। मन की फूड का जल्दी तैयार हो गया। 7:30 बजे मयंक, माही और शिवी तीनों ने ही मिलकर नाश्ता किया और अच्छे से बात करने लगे। माही ने शिवी को अपना ध्यान रखने को बोल दिया था। उसने बता दिया कि वह लोग आज अपने घर जा रहे हैं तो वह अपना ध्यान अच्छे से रखें। शिवी ने भी उसको चिंता ना करने के लिए बोला और फिर माही के कार में बैठकर मयंक माही दोनों अपने घर के लिए निकल गए। वही सिंह मैशन में सरला सभी नौकरों से जल्दी जल्दी काम करने के लिए बोल रही थी और आज पाखी भी आने वाली थी, इसलिए वह ज्यादा खुश थी। आज पूरे सिंह मैंशन को अच्छे से सजाया गया था। राघव सिंह सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और चाय की चुस्कियां ले रहे थे। सरला सभी नौकरों को बोल बोलकर सब काम अच्छे से करवा रहे थे और खाने की तैयारी करने के लिए भी बोल दिया था। तभी अचानक से डोर बेल बजी। सरला को लगा आई होगी, इसलिए वह जाकर दरवाजा खोलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बुजुर्ग महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने सिंपल से कपड़े पहन रखे थे और हाथों में तुलसी की माला, माथे पर तिलक लगा हुआ था, जैसे वह कहीं मंदिर से आ रही हूं, और अपने मुंह से हे अम्बे माँ बोल रही थी। सरला ने जैसे ही उन्हें देखा हैरान रह गई और अंदर ही अंदर गुस्सा होने लगी, पर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए उसने झुककर उस औरत के पैर छुए और बोली, कैसी हैं आप माँ जी, आइए ना। यात्रा पर कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप बहुत थक गई होंगी, आइए आराम कर लीजिए चलकर। वह बूढ़ी औरत शायद सरला के नाटक को समझती थी, इसलिए उसने चढ़कर बोला, ठीक है, और अंदर की तरफ चली गई। ये औरत कोई और नहीं बल्कि माही की दादी है। इनका नाम माधवी सिंह है। इनका स्वभाव बहुत ही सरल है, पर यह अपनी बहू के दांव पेच को अच्छे से जानती है, इसलिए वह भी इनके साथ बहुत ही खराब तरीके से पेश आती है। माही की दादी माही और मयंक को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। यह अच्छे से जानती है कि इनकी बहू ने इनके पति को भड़का रखा है अपने पोते पोतियों के खिलाफ, इसलिए यह अपनी बहू को पसंद नहीं करती है। सरला भी इनको कुछ खास पसंद नहीं करती है, लेकिन राघव सिंह की वजह से यह कुछ नहीं बोल पाती। वह औरत चलकर सोफे के पास जाती है और अपने पति के पैर छूती है और फिर सोफे पर बैठ जाती है। राघव सिंह से बोलते हैं, कैसी हैं आप और कैसी रही आपकी 4 धाम की यात्रा? इस पर उन्होंने बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं और बहुत ही अच्छी रही मेरी यात्रा। और माधव आया है क्या? इस पर राघव जी ने हमें अपना सिर खिलाया। तभी सीढ़ियों से किसी की आवाज आए, अरे माँ आ गई आप। माधव जी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए, अपनी माँ के पैर छूते हुए उनके पास बैठ गए। माही की दादी ने उन पर सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कितना दुबला पतला हो गया है, कुछ खाता पीता नहीं है क्या वहां विदेश में? इस पर माधव जी बोली, अरे नहीं माँ, ये तो बस ऐसे ही। और दोनों बातें करने लगे। और फिर माधुरी जी ने बोला, मेरी माही और मयंक को बुलाया है कि नहीं? वह दोनों भी तो इसी शहर में है और सुना है मयंक आ गया है वहां से विदेश से अपनी पढ़ाई से छुट्टी लेकर। इस पर माधव जी ने हाँ मैं अपना सर हिलाया और बोले कि मैंने उन लोगों को आ जाने के लिए यहाँ बोला है। इस पर दादी खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छा किया, मैं उन दोनों के लिए बहुत सी चीजें लेकर आई हूँ मंदिरों से। इतना बोलकर उन्होंने अपना बैग एक नौकर को बुलाकर उनके कमरे में रखने के लिए बोल दिया और फिर सबसे बोली, मैं अपने कमरे में तैयार होने जा रही हूँ और थोड़ा आराम भी कर लूंगी, बहुत थकान हो रही है। और फिर माताजी की तरफ देखकर बोली, मेरी माही और मयंक आ जाएं तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। इतना बोलकर दोनों चले गए। माधव जी भी आज बहुत खुश थी। आज उनका पूरा परिवार एक साथ होगा, पर उन्हें एक बात का डर भी था कि कहीं सरला माही और मयंक के साथ कुछ गलत ना करे। वहीं मुंबई के दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले के बाहर, जिसमें लिखा था शेखावत सदन, वहां हॉल में एक बूढ़े आदमी बैठे हुए थे। वह बहुत ही ज्यादा रौबदार और फुर्तीले दिखाई दे रहे थे। वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा कम लग रहे थे, पर उनके सफेद बाल ये साफ साफ बता रहे थे कि उनकी उम्र होने को आई है। वहीं सोफे पर एक आदमी और एक औरत जो कि 45-46 के आसपास थे, पर उनकी उम्र 4041 की लग रही थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, मम्मी पापा, और इतना बोलकर वह भी आकर उन लोगों के पास बैठ गई।
वह लड़की देखने में कम खूबसूरत नहीं थी, ब्राउन बाल कमर तक आते कली किए हुए थे, भूरी आंखें, गुलाबी होंठ और दूध जैसी गोरी स्किन देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये गौरी थी। और यह जो दो आदमी औरत बैठे थे यह माही के मामा मामी थे, और जो बूढ़े आदमी बैठे थे वह माही के नाना जी थे। तभी पूछा, घर से एक औरत आती हुई दिखाई दी, उन्होंने कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। यह माही की नानी थी। माही की नानी पूजा घर से पूजा घर की थाली लेकर आ रही थी। उन्होंने अभी अभी पूजा की थी, इस वजह से उनके हाथ में पूजा की थाली थी। उन्होंने सबको पहले प्रसाद दिया और सब ने प्रसाद लिया। गौरी दौड़कर गई, अपनी दादी के गले लग गई और उनके गालों पर हल्के से किस किया, और फिर सब सोफे पर बैठ गए। माही के नाना जी ने बोला, बहुत दिन हो गए बच्चों से मिले हुए, अब हमें उनसे मिलने जाना ही चाहिए। माही के नाना जी का नाम विजय शेखावत था। इनकी पत्नी का नाम हिमानी शेखावत था। माही के मामा का नाम महेश शेखावत था। माही की मम्मी का नाम पारुल शेखावत था। इनकी फैमिली जॉइंट फैमिली थी। सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पूरे घर में बच्चों के नाम पर सिर्फ गौरी थी और इसका एक बड़ा भाई जो कभी फॉरेन में पढ़ाई कर रहा था, और उसकी पढ़ाई बस 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी और फिर वापस आकर अपना बिजनेस संभालेगा। जब माही से मिलने की बात हुई तो गौरी न चाहते हुए बोला, बिल्कुल दादाजी, बहुत दिन हो गए माही से बात किए हुए, और वैसे भी हमें मिलने जाना चाहिए, या फिर हम क्यों ना माही को भी बुला लेते हैं मिलने के लिए। और मैंने सुना है कि मयंक भी आया हुआ है यहीं पर माही के पास। इस पर उनके नाना जी ने कहा, ठीक है, और इतना बोलकर सब शांत हो। और फिर एक नौकर ने आकर बोला, मालिक नाश्ता तैयार है। इस पर सब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर चलेगा और खुशी खुशी नाश्ता करने लगे। वही सिंह मैंशन में इस बार फिर से डोर बेल बजी। तभी एक नौकर ने आकर दरवाजा खोला। सामने दरवाजे पर पाखी खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगा रखा था। वह दिखने में खूबसूरत लग रही थी, पर कोई अगर ध्यान से देखे तो पता चल जाता कि अपने चेहरे पर इसने मेकअप बहुत रखा है। अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए अंदर गई और अपने दादा दादी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उसके दादाजी ने उसे अच्छे से आशीर्वाद दिया, पर उसकी दादी माधवी जी ने बस खाली ठीक है हाँ बोल दिया और अपना काम करने लगी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यह लड़की अपनी माँ की तरह ही चालाक है। उन्हें तो बस अपनी पोती माही और मयंक के आने का इंतजार था। इसमें माधव जी हॉल में मौजूद नहीं थे, इसलिए बाकी अभी उनसे नहीं मिल पाए। और तभी सिंह मैंशन के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से माही और मयंक बाहर उतरे। बाहर आकर उन्होंने अपनी कार पार्क की और अंदर की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में फिर से डोरबेल बजी और इस बार डोरबेल खोलने के लिए एक नौकर फिर से आया और उसने दरवाजा खोला। ये जो नौकर था वह बहुत ही पुराना था और के माही के पुराने घर पर रहता था, इसलिए वह माही और मयंक को बहुत अच्छे से जानता था। माही ने जब उस नौकर को देखा तो बोली, अरे काका कैसे हैं आप। इस पर नौकर ने बोला, मैं ठीक हूँ बढ़िया, और तुम कैसी हो। इस पर माही ने बोला, मैं ठीक हूँ काका, और फिर माही मयंक दोनों अंदर चले गए। मयंक के हाथों में इस समय 4-5 बैग थे, जो कि देखने से ऐसा लग रहा है गिफ्ट बॉक्स पैक किए हुए थे। माही मयंक आए और जाकर सबसे पहले मैंने दादाजी के पैर छुए। दादाजी ने माही को सख्त भाव से देखा और फिर अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के बोले, हाँ खुश रहो। माही ने भी भाप लिया था कि उसके दादाजी उससे ज्यादा खुश नहीं है, पर फिर भी वो क्या कर सकती थी। मयंक ने भी झुककर अपने दादा का आशीर्वाद लिया। इस पर राघव सिंह ने मयंक के सर पर मुस्कुराते हुए हाथ फेरा और बोले, कैसा है मेरा पोता। इस पर मयंक ने भी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ दादाजी, और उन्होंने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। मयंक ना चाहते हुए भी उनके पास बैठ गया। राघव सिंह जी मयंक को ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह उनके घर का इकलौता वारिस था। वह तो मयंक को अपने साथ रखना चाहते थे, पर वह तो मयंक ही था जो अपनी बहन माही को छोड़कर उनके साथ नहीं रहना चाहता था। तभी माही ने पीछे देखा तो उसकी दादी बैठी थी। वह अपने दादी के पास गई और पैर छुए। दादी ने मुस्कुराते हुए माही के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, कैसी है मेरी बच्ची। इस पर माही मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी, और आप कैसी हैं। इस पर दादी ने खुश होते हुए भी बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस समय दादी की आंखों में नमी थी। दादी ने माही को देखते हुए बोला, इतने दिनों बाद मिलने आ रही हो, कभी दादी की याद नहीं आती है क्या। यहाँ आने के बाद तुम तो दादी को भूल ही गई मेरी बच्ची। इस पर माही के भी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ऐसी बात नहीं है दादी, बस काम ही इतना रहता है कि मिलने का टाइम ही नहीं।
जब दादी ने उसकी आंखों में आंसू देखा तो उसके आंसू साफ करते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब हम तो यहाँ आ गए हैं, अगर तू नहीं आ पाए तो मैं ही तेरे पास आ जाऊंगी मिलने। इस पर माही ने मुस्कुरा दिया। माही को मुस्कुराता देख दादी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसे अपने गले लगा लिया। तभी पाखी ने अपना नाटक स्टार्ट किया और बोली, माहिती दी कैसी हैं आप। इस पर माही ने उसको अनदेखा कर दिया। वही यह बात राघव सिंह को पसंद नहीं आई और उन्होंने माही को देखते हुए बोला, तुम्हारी बहन तुमसे बात कर रही है और तुम उससे अनदेखा कर रही हो। इस पर माही ने उन्हें देखकर बोला, माफ कीजिएगा दादाजी, लेकिन मैं किससे बात करूंगी किससे नहीं, यह मेरा फैसला है और अगर मैं इससे बात नहीं करना चाहती तो इसे भी मुझसे बात नहीं करना चाहिए, तो क्यों ये फालतू में मेरे पीछे पड़ी। जब माही ने राघव सिंह को ऐसा जवाब दिया तो राघव सिंह का पारा चढ़ गया। पर तभी माधव सिंह बीच में आ गए और उन्होंने अपने पापा को रोकते हुए बोला, रहने दीजिए पापा, बच्चों के बीच में आप क्या बोल रहे हैं। जब माही ने अपने दादाजी से ऐसे बात की तो उसके दादाजी को माही पर बहुत गुस्सा आया, पर वह कुछ माही को बोलने वाले ही थे कि माधव जी सीढ़ियों से आते हुए बोले, अरे माही बेटा कैसी हो। जब माही और मयंक ने देखा कि उसके पापा आ गए हैं तो उन दोनों ने दौड़कर अपने पापा को गले लगा ले। इस पर माधव जी मुस्कुरा दिए और पाखी भी दौड़कर उनके पास आए। इस वजह से माधव जी को ना चाहते हुए भी उसे गले लगाना पड़ा और उन्होंने पाखी से पूछा, और तुम कैसी हो पाखी। इस पर पाखी ने भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ पापा, और आप कैसे हैं। माधव जी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने माही और मयंक का हाथ पकड़ा और सोफे पर लेकर गए। बैठ आते हुए बोली, चलो इधर आओ, मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। और फिर वह लोग सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। पाखी भी उन लोगों के पास बैठी थी, पर उन सब ने पाखी को इग्नोर किया और अपनी बातें जारी रखी। माही की दादी को अचानक एक बात याद आई और उन्होंने अपने नौकर को उनके रूम में भेजा और जो झोला लेकर वह आई थी उन्होंने नीचे मंगवाया। वह नौकर वह बैग लेकर नीचे आया और माही के दादी के पास रख दिया। माही की दादी ने उस बैग को खोला और फिर उसमें से एक कुर्ता निकाला। वह कुर्ता को अपने पति के लिए लेकर आई थी, माही के दादा के लिए, इसलिए उन्होंने वह कुर्ता साइड में रख दिया और फिर उन्होंने अपने बैग से बहुत बहुत सारे काले धागे निकालो जिन पर अलग अलग तरह की डिजाइन बनी हुई थी। वह अलग अलग मंदिरों के धागे थे। उन्होंने एक अलग सी धागा निकाला जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया और फिर माही को बुलाया अपने पास और माही के हाथों में उस धागे को पहनाते हुए बोली, माही बेटा, इसे हमेशा अपने हाथों में पहने रखना, खुद से अलग मत करना, यह माता रानी वैष्णो देवी का आशीर्वाद है। अपने दादी का इतना प्यार देखकर माही की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसे अपने गले लगा लिया। माही ने फिर एक एक करके सभी घर वालों को वह धागा पहनाया और ना चाहते हुए भी उन्हें पाखी को भी पहनाना पड़ा। और फिर सरला किचन से आते हुए बोली, अरे पाखी बेटा कैसी हो। पाखी ने जब अपनी माँ को दिखा तो दौड़कर दे उनके गले लग गई, पर माही ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। पर सरला ने नाटक करते हुए, अरे माही बेटा कैसी हो तुम, अरे कभी तो मिलने आ जाया करो हमसे, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को तुम्हारी कितनी चिंता होती है और तुम हो कि अपनी माँ से मिलने ही नहीं आती। और इतना बोलकर उसकी आंखों में नकली आंसू आने लगे और वो माही की तरह पड़ने लगी, पर माही ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो पाखी ने बोला, दीदी आप माँ को इग्नोर क्यों कर रहे हो, आपसे कितने अच्छे से बात कर रही है। तो पाखी की बात को बीच में काटते हुए मयंक ने बोला, अरे दीदी हमने सबके लिए कितने अच्छे अच्छे तोहफे लिए हैं, चलो देते हैं सबको। उसने यह बात माही को उस सिचुएशन से निकालने के लिए बोली थी, क्योंकि मयंक जानता है बाकी कुछ ना कुछ उसकी बहन माही को बोल ही देगी, इसलिए उसने यह बात बोली थी। और फिर सब आकर सोफे पर बैठ गए। माही ने हर एक बैग में सबके लिए अलग अलग तोहफे रखे हुए थे। उसने अपनी दादी को अपने पापा को तोहफे दिए, फिर अपने दादाजी को एक बैग दिया। माही ने जो अपनी दादी को तोहफा दिया था उसमें गणेश जी की चांदी की मूर्ति थी और जो उसने अपने पापा को दिया था वह एक 3 पीस सूट था। माही ने अपने दादाजी को बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स दिया था, पर उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या। पर जब उन्होंने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो वह हैरान रह गए। उसके अंदर हिरण की 2 सिंह थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, माही के दादाजी को पुरानी चीजें रखने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए माही ने अपने दादाजी के लिए वह चीज खरीदी थी और वह शुभ भी मानी जाती है। और फिर माही ने एक एक गिफ्ट बॉक्स निकाला और एक सरला को और एक पाखी को दे दिया। और फिर उसने एक और गिफ्ट बॉक्स निकाला जो उसने श्याम काका के लिए लिया था, क्योंकि उसे पता था सब आएंगे तो श्याम का कभी आएंगे।
श्याम काका माई को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, वह उसे अपने बेटी की तरह मानते थे। जब माही छोटी थी तबाही का ज्यादा तैयार ध्यान श्याम का कहीं रखती थे, और फिर तभी चला ने अपने पापा जी की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। उसके दादाजी वह इशारा समझ गए और उन्होंने माही की तरफ देखते हुए बोला, माही मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर यह सब अलग बात है। मुझे लगता है आप हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इस पर माही ने बोला, दादाजी आप बोलना क्या चाहते हैं, सीधा मुद्दे पर आइए। माही ने भी ज्यादा इधर उधर की बात नहीं की। माही की बात सुनकर उसके दादाजी ने इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा बोले, माही मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की को पसंद किया है। वह लोग कल तुमसे मिलने आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम शादी के लिए हाँ बोलो और तुम्हारी शादी हो उस लड़के से। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वह बहुत ही। माही ने उनकी बात को बीच में काटते हुए बोली, अरे दादाजी मैं तो आपको बताना ही भूल गई, बहुत ही जरूरी बात जो मैं आप सबको बताना चाहती थी। इस पर सब माही को कंफ्यूज होकर देखने लगे। वो सब सोचने लगे आखिर माही क्या बताना चाहती है, और सबको राघव सिंह के गुस्से का भी आभास हो रहा था क्योंकि माही ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया था। पर राघव सिंह को माही से अपनी बात मनवा रही थी, इसलिए उन्होंने इस बात को जाने दिया और उसकी बात सुनने के लिए हामी भर दी और माही अपनी बात बताने लगी। माही की बात सुनकर सब हैरान थे कि आखिर माही क्या बोलना चाहती है। राघव सिंह जी अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को शांत कर लिया। माही उठकर अपने पापा के पास गई। उनके पास बैठकर उसने उनको गले लगा लिया। इस हरकत से माधव जी थोड़े परेशान होने लगे कि आखिर क्या बात है जो माही इतना घबरा रही है। उन्हें शायद माही की घबराहट का आभास हो गया था। माही ने फिर एक गहरी सांस ली और एक बार अपनी नजरें घुमाकर सबकी ओर देखा और फिर अपने पापा का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, पापा मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। जैसे ही माही ने बोला वहां खड़े हर एक इंसान का मुंह खुला का खुला रह गया। सब हैरान थे कि माही किसी को पसंद कर सकती है। उसकी दादी माही को देखते हुए बोली, बेटा कौन है वह लड़का। इस पर माही ने गहरी सांस ली और अपने पापा की तरफ देखकर बोली, पापा वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। आपको अपनी बेटी पर भरोसा तो है ना पापा। माधव जी माही की बात सुनकर पहले शांत थे, लेकिन फिर उन्होंने माही की तरफ देखकर बड़े प्यार से बोला, हमें आप पर पूरा भरोसा है बेटा, और आपकी पसंद कैसे गलत हो सकती है। इतना बोलकर वो मुस्कुरा दिए। इधर मयंक भी हैरान था, लेकिन उसने बड़ों के बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। सरला और पाखी भी हैरानी से उसे ही देख रहे थे। राघव सिंह जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने बोला, माही हम तुम्हारी शादी जहां करा रहे हैं तुम्हें वही शादी करनी होगी, और जिस लड़की को हमने पसंद किया है तुम्हें भी उसी को पसंद करना होगा। ये सब बात उन्होंने बहुत ही रोबिलहे अंदाज में बोली थी। उनकी बात सुनकर माधव जी बोले, पापा मेरी बेटी को जो भी लड़का पसंद आएगा हम उसकी शादी उसी से कराएंगे। जब सरला और बाकी ने देखा कि उनके चाल उल्टी पड़ रही है तो सरला बीच में तपाक से बोली, बेटा कौन है लड़का, क्या हमारे खानदान के लायक है, तुम्हारे लायक है, कहीं वह तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा है। बेटा आजकल ऐसे लड़की बहुत है जो धोखा देते हैं, लड़कियों के साथ सिर्फ खेलकर उन्हें छोड़ देते हैं। माही के दादाजी ने जब ये बात सुनी तो वह बोले, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। हम ऐसे किसी बाहर वाले पर भरोसा नहीं कर सकते, और क्या पता वह किस लिए तुम्हारे साथ है। उसके गलत इधर आती भी हो सकते, और जिस लड़की का रिश्ता हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं उसे हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा पैसा कमाता है, कम से कम तुम्हारा खर्चा तो उठा पाएगा। इस पर माही ने बोला, पापा जिससे मैं प्यार करती हूँ वह बहुत ही अच्छा इंसान है, और वह भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। बल्कि मैं उसके परिवार वालों से मिल चुकी हूँ, उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, और दादाजी माँ सब बहुत अच्छे हैं। पापा तो बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हो। उसके मुंह से उस लड़की के परिवार वालों के लिए इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनकर माधव जी खुश थे। पर शायद ये बात राघव सिंह और सरला और पाखी को पसंद नहीं आई। राघव सिंह जी बीच में बोले, अच्छा अपने घर वालों से इजाजत तक नहीं ली और उसके परिवार वालों से भी मिलाए और रिश्ते भी मना लिए। तभी बीच में पाखी ने बोला, दीदी क्या वह आदमी पैसे वाला है। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे, तो उसने बात को संभालते ही बोला, मतलब वह आपका ख्याल रख सकता है ना। इस पर माही ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर दो लोगों के बीच में प्यार होता है उसी से वह लोग अपनी लाइफ बिता सकते। तो पाखी ने फिर से बीच में बोला, दीदी कहीं वह कोई बुढ़ा आदमी तो नहीं ना, मतलब दिखने में अच्छा तो है ना, कहीं वह बूढ़ा आदमी तो नहीं है जिसने आपको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। इस पर पाखी ने माही को टांट मारने के अंदाज में बोला था,
और यह बात माही अच्छे से समझ रही थी। इतना सब बोलकर उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई, जो शायद किसी ने भी नोटिस नहीं की, लेकिन माही ने उसे नोटिस कर लिया था। इसलिए उसने उससे व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, बिल्कुल नहीं पाखी, मेरी पसंद तुम्हारे जैसी नहीं है। इतना बोलकर उसने भी एक स्माइल पास कर दी पाखी को, जिसे पाखी जल भून कर राख हो गई। और फिर राघव जी ने आगे बोला, क्या पाखी जो कह रही है सच है? इस पर माही ने सबको देखते हुए बोला, उसका नाम रणवीर है और वह एक बिजनेसमैन है। मैं किसी दिन खुद आप लोगों को से उसको मिलवा दूंगी। इस पर माधव जी ने माही को देखकर बोला, बेटा आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और हम उस लड़के से मिलकर उससे बात करेंगे और उसके परिवार वालों से भी। इस पर माही ने उन्हें गले लगा लिया। दीदी ने माही को अपने पास बुलाया और उसके चेहरे को छूते हुए बोली, वाह अब तो तू बड़ी सयानी हो गई है, जल्दी ही तेरी शादी होने वाली है, बस जल्दी ही तेरे बच्चों को देख लो, फिर इस दुनिया से जा सकती हूँ शांति से भगवान के पास। इस पर माही ने उन्हें गले लगाते हुए बोला, दादी आप ऐसी बातें क्यों बोल रही है, अभी आप तो बहुत जिएंगे। ये सब बोलते हुए उसने अपने शक्ल रोने से बना ली थी और फिर सब शांति से बैठ गए। सब राघव सिंह जी की तरफ देखने लगे, पर माही को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे फर्क पड़ता था तो सिर्फ अपने पापा से, नहीं तो वह किसी की भी फिक्र नहीं करती थी, खासकर राघव जी, पाखी और सरला, क्योंकि इन तीनों ने ही उसकी जिंदगी में हमेशा मुसीबतें ही खड़ी की है। राघव सिंह जी ने सबकी तरफ एक नज़र देखा और फिर एक गहरी सांस ले और फिर बोलना शुरू किया। राघव सिंह जी ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, मैं उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रहे अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगे तो मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानूंगा और तुम्हें मेरे बताए हुए लड़के से शादी करनी पड़ेगी। मही ने उनकी बात का जवाब देते हुए बोला, वैसे तो मैं रणवीर को आप लोगों से मिलवाना ही चाहती हूँ, अगर वह आपको पसंद नहीं आता है तो भी मैं शादी रणवीर से ही करूंगी, भले ही उसके लिए आपकी मर्जी हो या ना हो, मुझे बस पापा की इजाजत की जरूरत है। इतना बोलकर माही ने लंबी गहरी सांस ली और अपने पापा की तरफ देखा, तो माही के पापा ने सब की ओर देखकर बोले, माही को जो लड़का पसंद है हम उसकी शादी उसी से करवाएंगे, पर पापा की तसल्ली के लिए हम एक बार उस लड़के से मिल लेते हैं। और तभी नौकर ने आकर बोला, सर लंच रेडी है। इस पर माधव जी बोले, चलिए सब चलकर लंच करते हैं। तो माही अपनी दादी के साथ और मयंक के साथ और अपने पापा के साथ सब डाइनिंग एरिया की तरफ चल दिए और फिर खाना खाने बैठ गए। सब ने साथ बैठकर लंच किया और फिर माही मयंक के साथ चली गई, क्योंकि उसे यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खासकर जब पाखी और उसकी माँ इस घर में है तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। इसलिए दोनों ने दोपहर का लंच किया और चले गए। माही ने जाने से पहले सबको बता दिया था कि कल वह मयंक और रणवीर के साथ लंच पर आएगी, तो उसके पापा ने भी हामी भर दी थी। माही मयंक को घर ड्रॉप करके सीधा अपने सेट पर चली गई थी, क्योंकि उसने हाफ दिन की छुट्टी ली थी। और फिर ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल गया। शाम के टाइम माही सेट से निकलकर बाहर की तरफ चली गई। तभी उसके फोन पर किसी की नोटिफिकेशन आई, अभी तुम कहाँ हो? ये मैसेज रणवीर ने किया था माही को। माही ने रणवीर का फोन देकर उसको कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद 2-3 रिंग गई और फिर रणवीर ने तुरंत कॉल उठा लिया। तो ने बोला, मैं अभी अभी सीट से बाहर निकल रही हूँ और घर जाने के लिए तैयार हूँ। जब रणवीर ने माही की बात सुनी तो उसने माही से बोला, सामने मेरी कार खड़ी है, जल्दी आओ। रणवीर की बात सुनकर माही हैरान थी। हैरानी से वह इधर उधर देखने लगी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कब से इधर मेरा वेट कर रहे हो? उसके चेहरे पर यह बोलते हुए बहुत प्यारी स्माइल थी, जो रणवीर भी नोटिस कर सकता था। तो उसने बोला, मैंने आज तुम्हें बहुत मिस किया, इसलिए बस मिलने आ गया और सोचा क्यों ना तुम्हें रास्ते में ड्रॉप भी कर दूंगा घर। इस पर माही मुस्कुरा दी और सामने देखने लगी, तो उसे एक लंबोर्गिनी दिखाई दी और उसके आगे पीछे 2 और महंगी कारें खड़ी थी। तो वह समझ गई कि आज रणवीर अपने साथ अपने गार्ड्स को भी लेकर आया है और वह उस कार की तरफ बढ़ गई। अक्सर माही के साथ रणवीर जब भी ज्यादा था तो अपने गार्ड्स को लेकर नहीं जाता था, लेकिन जब वह दिन की बात होती थी लेकिन रात की बात आती थी तो रणवीर अपने गार्ड को लेकर ही जाता था, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा ही बिजनेसमैन था। और कहते हैं ना, जितना बड़ा आदमी उससे भी कहीं ज्यादा बड़े बड़े दुश्मन होते हैं। इसलिए रणवीर माही के साथ कोई भी हादसा नहीं होने दे सकता था। कुछ ही देर में माही कार के पास पहुंच गई। माही कार के पास पहुंची तो रणवीर ने कार का डोर ओपन कर दिया और माही अंदर बैठ गई और कारें आगे बढ़ गई। दोनों कार्स की कार आगे पीछे थी और रणवीर की लंबोर्गिनी बीच में थी, जिसमें आज ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था।
और रणवीर माही पीछे बैठे हुए थे। माही जब कार में बैठी तो रणवीर ने माही का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो माही ने ड्राइवर की ओर देखा और थोड़ी हिचकिचाहट थी। रणवीर ने यह बात नोटिस कर ली तो उसने तुरंत ड्राइवर की ओर देखा तो ड्राइवर समझ गया और उसने एक बटन प्रेस किया जिससे ड्राइवर की सीट और पीछे वाली सीट के बीच एक पार्टीशन लग गया। अब पीछे वाली सीट पर क्या हो रहा है आगे वाली सीट पर बैठा इंसान नहीं देख सकता था। यह देखना ही ने एक चैन की सांस ली और रणवीर के गले लग गई। रणवीर ने माही के कमर को पकड़ा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तो माही ने अपना सर रणवीर के सीने में छुपा लिया। रणवीर ने हल्की से माही के माथे पर किस किया और उसके कमर को पकड़कर अपने और करीब खींच लिया। रणवीर ने माही की तरफ देखकर बोला, कैसा गया आज का दिन? इस पर माही ने मुस्कुराकर बोला, ठीक ही था। और अचानक ही उसे एक बात याद आई जो कि सुबह उसके घर में हुई थी। और उसने रणवीर की ओर देखा और बोली, मेरी फैमिली मेंबर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे दादाजी तुमसे मिलने की जिद कर रहे हैं। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ तो उनका पारा हाई हो गया, लेकिन पापा ने बात को संभालते हुए कहा कि वह तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं। और माही ने एक लंबी सांस ली और रणवीर की तरफ देखकर बोली, क्या तुम मेरी फैमिली वालों से मिलने चलोगे? इस पर रणवीर ने माही की तरफ देखकर बोला, क्यों नहीं, कब चलना है? ये सब बातें कहते समय रणवीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। माही ने जब रणवीर की बात सुनी तो उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, थैंक यू। इस पर रणवीर ने हल्के से उसके होठों को चूम लिया और बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी? और फिर माही ने बोला, मैंने कल ही तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए बोला है। मैं चाहती हूं कि कल तुम मेरे साथ मेरे घर पर डिनर पर चलो और मैं तुम्हें पापा से भी मिलवा दूंगी। रणवीर ने जब माही के घरवालों से मिलने के लिए हामी भर दी तो माही बहुत खुश हो गई। उसने बोला, फिर ठीक है, कल हम चलते हैं। इस पर रणवीर ने बोला, ठीक है, कल 10 बजे मैं तुम्हें तुम्हारे घर पिक करने आ जाऊंगा। इस पर माही ने कहा, ठीक है, और इतना बोलकर वह चुप हो गई। और माही ने अपनी नसरें नीचे झुका ली और फिर उसके गाल शर्म से लाल हो गए। रणवीर माही के चेहरे को ही देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया। माही ने फिर एक लंबी गहरी सांस ली और बोली, आई एम सॉरी। रणवीर ने जब माही के मुंह से सॉरी सुना तो वह हैरान रह गया और बोला, बात क्या है? वह परेशान हो रहा था कि माही ने अब ऐसा क्या कर दिया जो सॉरी बोल रही है। और फिर लंबी गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा कोई बात नहीं, बोलो क्या हुआ? इस पर माही ने रणवीर के सर के पीछे अपना एक हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़ा और अपने अपने मुलायम और गुलाबी होठों को उसके होठों पर रख दिया। रणवीर हैरानी से माही को देखता रह गया। कभी नहीं सोचा था माही जैसा कुछ भी करेगी। कुछ देर तो वह अपने होश में नहीं आया। माही रणवीर को किस करके जैसे ही पीछे हटने लगी, रणवीर ने उसकी कमर को कस के पकड़ लिया एक हाथ से। दूसरे हाथ से उसने माही के सर को पीछे से पकड़ा और माही को पैशनेटली किस करने लगा। माही भी अब रणवीर का साथ देने लगी और उसे पैशनेटली किस करने लगी। फिर रणवीर ने माही को अपने और करीब खींचा और खुद से सटा लिया और उसके होठ को चूमने लगा। माही रणवीर के लोअर लिप को लिक कर रही थी, जिससे रणवीर और भी ज्यादा पैशनेट हो रहा था और वह भी माही को पैशनेटली किस कर रहा था। फिर रणवीर ने अपनी जीभ को माही के मुंह के अंदर इंटर किया। जैसे ही रणवीर ने अपनी जीभ को माही के मुंह के अंदर इंटर किया, माही रणवीर की जीभ को लिक करने लगी। रणवीर को भी अब बहुत मजा आने लगा था। दोनों ही एक दूसरे में होते चले जा रहे थे। रणवीर ने भी माही की जीभ को लीक करने लगा था। दोनों ही इस समय पैशनेट और डोमिनेटिंग फ्रेंच किस कर रहे थे। फिर रणवीर ने अचानक से ही अपने बाजू में एक बटन को प्रेस किया, जिससे पीछे की सीट पूरी बेड में तब्दील हो गई। रणवीर ने माही को उसे सीट पर लेटा दिया। वह पूरी सीट पीछे फैल गई थी। वह इस समय पूरी बेड की तरह लग रही थी। रणवीर को माही किस करना बंद नहीं किया था और रणवीर बीमारी को किस कर रहा था। रणवीर ने माही को नीचे लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसके दोनों हाथ माही के कमर को सहला रहे थे और दोनों ही बहुत ही पैशनेट किस कर रहे थे। फिर माही को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ये बात रणवीर ने नोटिस कर ली थी, इसलिए उसने माही को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर अचानक रणवीर ने माही की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, पागल लड़की, क्या करती हो? तुम्हें किस करते समय भी सांस लेना नहीं आता? और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। इस समय रणवीर को दुनिया भर का सुकून माही की बाहों में मिल रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन रणवीर जब भी माही की बाहों में होता है उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां इसी जगह है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून और शांति उसे माही की बाहों में ही मिलती थी।
उसने फिर से माही के गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर दिया। माही के दोनों हाथ रणवीर के गले में लिपटे हुए थे। रणवीर के शर्ट के बटन माही ने खोल दिए थे। रणवीर अब शर्टलेस हो चुका था, जिससे माही अब खुद पर कंट्रोल हो रही थी और फिर दोनों ही एक दूसरे में खोते चले गए। रणवीर ने धीरे धीरे अपने हाथ को माही के ड्रेस के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। अब रणवीर के हाथ माही के पेट पर चल रहे थे और उसने फिर माही की ड्रेस को ऊपर कर दिया। रणवीर अब माही की अपर बॉडी को पूरी तरह फेल कर सकता था। उसने अपने हाथों से माही के चेस्ट को टच किया और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगा। चंकी भी अब धीरे धीरे पैशनेट हो रहा था और अपना कंट्रोल होता जा रहा था। दोनों ही इस समय एक दूसरे की बाहों में थे। फिर रणबीर ने माही को गर्दन पर किस किया और उसको बाइट करने लगा और फिर रणबीर ने माही की कॉलर बोन को बाइट किया। वहां पर एक लव बाइट का मार्क बन गया, पर रणबीर ने अपनी हद पार नहीं की। वह जानता था कि अभी वह दोनों शादीशुदा नहीं है। भले ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अभी वह समय नहीं आया है। इसलिए दोनों अपनी हद अच्छे से जानते थे और जो भी कर रहे थे अपनी लिमिट में रहकर कर रहे थे। इस वजह से माही रणबीर को और भी ज्यादा इज्जत के साथ देखती थी, क्योंकि वह जानती थी रणबीर अपनी हद कभी पार नहीं करेगा। ये बात माही के दिल में रणबीर के लिए इज्जत और भी बढ़ा देती थी। दोनों में से एक दूसरे को प्यार करते रहे पूरे रास्ते में, और कब समय बीत गया पता ही नहीं चला और माही का अपार्टमेंट आ गया। ड्राइवर ने कार रोक दी तो रणबीर को गुस्सा आ गया। उसने ड्राइवर को चिल्लाकर बोला, कार क्यों रोक दी? इस पर ड्राइवर ने घबराकर बोला, सर अपार्टमेंट आ गया है। रणबीर इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और रणबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उन दोनों को बीच में डिस्टर्ब करे। इस समय रणबीर का चेहरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। माही ने जब रणबीर का चेहरा देखा तो उसको बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन वह अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए और जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। माही को हंसता देखकर रणबीर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वह बोला, चिंता मत करो, शादी के बाद एक एक करके चुन चुन के बदला लूंगा, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? माही ने जब ये सुना तो बोले, ठीक है ले लेना बदला, और इतना बोलकर वह फिर से जोर जोर से हंसने लगी। माही का मुंह बंद करने के लिए रणबीर ने उसको एक बार फिर से पकड़ा और अपने करीब खींचकर पैशनेटली किस करने लगा, जिससे माही ने हंसना छोड़ दिया और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे और फिर कुछ देर ऐसे ही साथ बिताने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए और फिर रणबीर ने माही को हक किया और उसके माथे पर किस किया और फिर माही अपने घर चली गई। माही जब तक अपने अपार्टमेंट के अंदर नहीं चली गई, तब तक रणबीर अपनी कार में बैठा उसको देखता रहा। माही अपने अपार्टमेंट के पास जाकर डोर बेल बजाए और फिर जब किसी ने दरवाजा खोला तो माही ने जाने से पहले एक बार मुड़कर रणबीर को देखकर एक स्माइल की और फिर अपने घर के अंदर चली गई। माही की स्माइल देखकर रणबीर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और फिर अपनी कार में बैठकर वो वापस अपने घर की ओर चला गया। भाई अपने घर के अपार्टमेंट के अंदर पहुंची तो वहां पर पहले से ही रूही और शिवी और मयंक थे। आज शिवानी सीधा सेट से अपने घर चली गई थी। रणबीर की आ जाने के कारण माही ने शिवानी को सीधा घर जाने के लिए बोल दिया था। माही की बात सुनकर वो अपने घर चली गई। माही जाकर सीधा सोफे पर बैठी। रूही सभी के लिए डिनर बाहर से ही पैक करवा कर लाई थी। अंदर आकर माही बैठी और उसने मयंक को बोला, मयंक कल सुबह जल्दी उठकर रेडी हो जाना, कल हमें फिर से सिंह मैंशन जाना है। तो इस पर मयंक ने हाँ बोल दिया और उसने पूछा, दी कल क्या आप सच में उस लड़के को जिसे आप पसंद करती हो, मेरा मतलब है मेरे जीजू को मिलाने लेकर चलोगी सबसे? उसकी बात सुनकर शिवी और रूही दोनों ने माही की तरफ हैरान होकर देखा, क्योंकि दोनों को ही पता था वो अपने घर गई थी, लेकिन वो अपने परिवार वालों को रणबीर के बारे में बताए कि ये दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। इस पर माही ने तीनों की तरफ देखा जो कि उसे ही देख रहे थे। माही ने एक लंबी गहरी सांस ली और उन लोगों से बोली, हाँ कल मैं रणवीर को अपने घर पापा से और बाकी फैमिली मेंबर से मिलवाने लेकर जाने वाली हूँ। इतना बोलकर उसने बोला, अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, अब हमें डिनर कर जल्दी से सो जाना चाहिए। तो रूही ने बोला, मैंने डिनर टेबल पर लगा दिया है, तो जल्दी से तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर साथ में डिनर करते हैं। इतना बोलकर रूही और शिवी और मयंक तीनों डाइनिंग एरिया की ओर चल दिए। माही अपने रूम में गई और फ्रेश होकर आई और फिर सब ने साथ मिलकर डिनर किया और फिर रूही अपने घर चली गई और वह तीनों भी सो गए।
अगली सुबह माही जल्दी से उठकर तैयार हो गई थी। मयंक भी आज जल्दी तैयार हो गया था। शिवी उठकर ब्रेकफास्ट बना रही। माही ने उसको काम करने से मना किया था, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी और उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसकी तबीयत अब ठीक है और वो भी बहुत ही जल्द काम शुरू करने वाली है और आज ब्रेकफास्ट वो बनाएगी। तो माही ने भी मना नहीं किया। कुछ ही देर में तीनों डाइनिंग एरिया में आकर ब्रेकफास्ट करने लगे और फिर लिविंग रूम में तीनों बैठ गए। शिवी ने माही की ओर देखकर बोला, मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अब मुझे भी अपने अपार्टमेंट चलना चाहिए। इस पर माही ने उसको देखकर बोला, पर तुम इस हालत में कैसे अकेले मैनेज कर पाओगी? इस पर शिवी ने माही की तरफ देखा और बोली, मुझे इस बच्चे की जिम्मेदारी अकेले ही संभालनी है और मेरा अपार्टमेंट भी खाली पड़ा है, मुझे भी वहां रहना है और मुझे काम भी तो करना है ना, ताकि मैं अपने होने वाले बच्चे की लाइफ और भी बेटर बना सकूं। तो माही ने बोला, ठीक है, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो। इस पर शिवी ने माही की तरफ देखा तो माही ने शिवी को देखकर बोला, कोई भी जरूरत पड़ेगी तो तुम तुरंत ही मुझे फोन करोगी। इस पर शिवी ने बोला, ठीक है, और फिर वह अपना सामान पैक करके अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई और राजवीर को एक मैसेज करके बता दिया कि वो अपने अपार्टमेंट में आ गई है। 10 लोग बज रहे थे, तभी एक लग्जरियस कार माही के अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। उसके आगे 2 कार और पीछे 2 कारें थी। उन चारों कारों में रणवीर के बॉडीगार्ड्स थे, जो कि उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे। सभी कारें एक साथ रुकी और बाकी सारे बॉडीगार्ड ने उतरकर रणवीर की कार के सामने लाइन बनाकर एक साथ खड़े हो गए। वहां पर 2 लाइनें थी। सारे के सारे बॉडीगार्ड से मिलाकर लगभग 20 या 25 थे। एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। उस कार का दरवाजा खोलने पर रणवीर बाहर आया। उसने बड़े ही रौबदार तरीके से कार के बाहर एंट्री ली। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। वो इस समय बहुत ही ज्यादा सीरियस और एक्सप्रेशनलेस दिख रहा था। उसने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसे उसके खुद के पर्सनल डिजाइनर डिजाइन किया हुआ था। वो डिजाइनर उसका पर्सनल डिजाइनर था, जो कि सिर्फ उसी के लिए ही कपड़े डिजाइन करता था। वो पूरे इंडिया के फेमस डिजाइनर में से एक था। हर किसी की इच्छा होती है कि उस डिजाइनर के डिजाइन की हुए कपड़े पहने, लेकिन वो रणवीर के अलावा किसी और के कपड़े डिजाइन नहीं करता था। वो उस सूट में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके टाइट फिटिंग पेंट उसको और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थी और उसकी आंखों पर लगे ब्लैक गॉगल्स उसकी हैंडसमनेस में 4 चांद लगा रहे थे। वो बड़े ही अदब से नीचे उतरकर माही के अपार्टमेंट की तरह बढ़ गया और उसने माही के अपार्टमेंट के डोर बेल बजाए। माही ने जैसे ही डोर बेल की आवाज सुनी, उसने मयंक को दरवाजा खोलने के लिए बोला, तो उसने ने झट से उठकर दरवाजा खोलने के लिए अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए। आज के लिए इतना ही। आगे जाने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए और प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। एंड सॉरी गाइस, मैं 2 दिन से आप लोगों को एपिसोड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इसका रीजन तो आप लोगों को पता ही होगा, बट मैं फिर से एक बार बता दूं, मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए मैं नहीं करा पाया। 2 दिन में मेरे भाई ने रिचार्ज कर दिया, इसलिए थैंक यू सो मच। मैं आगे से नेक्स्ट एपिसोड लिखता रहूंगा। थैंक यू सो मच प्लीज। एंड हाँ, इतनी अमरेली सॉरी कि मैं आप लोगों को 2 दिन एपिसोड फ्लाइट नहीं कर पाया, इसलिए मैं ज्यादा ही एपिसोड डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को जल्दी से ज्यादा एपिसोड दे सकूं। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज आप लोग मुझसे गुस्सा मत होना, प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू। मैं अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आप लोगों को एक जोक सुनाना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानना, अगर हंसी आए तो हंस देना। एक 5 साल का बच्चा जो बहुत ही ज्यादा क्यूट था, जूनियर क्लास में पढ़ता था, वह स्कूल गया था। उस दिन उसने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसकी टीचर ने उसके पिछवाड़े पर बहुत ही डंडे बरसाए थे। बेचारों को बहुत दर्द हुआ, मार मार के उसकी टीचर ने उसका बम लाल कर दिया था। उस छोटे से बच्चे ने आज तक कभी अपना बम नहीं देखा था। घर आकर उसने अपने बैग को सोफे पर फेंका और शीशे के सामने जाकर अपनी पैंट खोलकर अपने बम को देखा। जब उसने शीशे में देखा तो उसने अपनी तोतली आवाज में बोला, अले बाप ले, तितल ने इतना माला है ते 2 टुकड़े हो गए है, माल माल के लाल तल दिया है, कितना बोलकर रोने लगा। मयंक ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग आदमी खड़ा था। सामने वाला आदमी बहुत ही ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग दिख रहा था। देखने में वह अमीर भी लग रहा था, जो किसी रिच फैमिली से है। मयंक ने जब रणबीर को देखा तो कुछ पल छुपकर उसने बोला, आप कौन और कुछ काम था क्या आपको? रणवर ने जब मयंक को देखा तो उसकी शक्ल माही से थोड़ा बहुत मिल रही थी।
जिससे उसे अंदाजा हो गया था कि ना हो ये मयंक ही है, माही का भाई। तो उसने मयंक से मुस्कुराकर बोला, हेलो मयंक, कैसे हो? रणवीर की स्माइल देखकर और उसकी बात सुनकर मयंक ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। बहुत सोचने के बाद भी उसे नहीं याद आया कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है। तभी मयंक के पीछे से माही की आवाज आई, रणबीर। जैसे ही मयंक ने अपनी दीदी के मुंह से रणवीर का नाम सुना तो वह खुश हो गया, और खुश होते वो बोला, अरे जीजू, तो आप है वो जिन्हें मेरी दीदी ने पसंद किया है। सच में मेरी दीदी की पसंद बहुत ही अच्छी है। ये सब बोलते वक्त मयंक मुस्कुरा रहा था, और उधर रणबीर ने जैसे ही मयंक के मुंह से अपने लिए जीजू सुनता है तो उसे अंदर ही अंदर एक बहुत ही अजीब सी खुशी महसूस होती है, और वह मुस्कुराकर मयंक के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ तुम्हारा जीजू, मैं एक बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये सब बोलते हुए रणबीर ने आगे बढ़कर उससे बोला, अरे अपने जीजू के गले नहीं लगोगे? इतना बोलकर रणबीर ने आगे बढ़कर मयंक को साइड हक दिया, तो मयंक ने भी उसे साइड हक दिया, और दोनों की मुस्कुराने लगे। माही थोड़ी दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। वह सोच रही थी ये दोनों को अभी मिले कुछ ही सेकंड हुए हैं, और दोनों मुस्कुराकर ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कई सालों से जानते हैं। ये सब मन ही मन सोचते हुए वो रणवीर को अंदर आने के लिए बोलती है। माही अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है, और उसके पीछे पीछे रणवीर और मयंक भी आ जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। रणवीर माही को देखकर बोलता है, तो फिर तैयार हो तुम दोनों चलने के लिए? इस पर माही बोलती है, हाँ हम दोनों तैयार हैं। और फिर माही बोलती है, तुम दोनों तब तक बातें करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। माही चली जाती है। रणबीर मयंक आपस में बातें करने लगते हैं। रणबीर ने मयंक की ओर देखकर बोला, तो मयंक अभी कैसा चल रहा है कॉलेज? इस पर मयंक ने मुस्कुराकर बोला, बस अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है जीजू, और पढ़ाई अच्छी चल रही हो। बस 1-2 महीने के लिए आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। और ये बोलकर उदास हो गया। जब रणवीर ने मयंक का उदास चेहरा दिखा तो उसने कहा, डोंट वरी, उदास मत हो। अभी जब तक हो अच्छे से अपनी दी के साथ टाइम स्पेंड करो। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और तुम अपने दीदी से दूर नहीं जाना चाहते। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से छुट्टी होगी वेकेशन की, फिर से तुम घूम कर जाना। तो मयंक ने भी उसकी बात में हामी भर दी, और फिर दोनों इधर उधर की बातें करने लगे, और एक दूसरे से बातें करते करते वह दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से घुल मिल गए। अब दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। और फिर रणवीर नहीं मयंक की ओर देखकर बोला, और हाँ अच्छे से पढ़ाई करना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक फोन करके बता देना, तुरंत मिल जाएगी। इस पर मयंक ने मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू जीजू। तो रणबीर ने मुस्कुराकर कहा, जीजू भी बोलते हो और थैंक यू भी? तो इस पर मयंक ने बोला, अच्छा अच्छा सॉरी। तभी माही अंदर से आए, और उसने उन दोनों को मुस्कुराकर बातें करते हुए देखा तो वह खुशी हो गई कि वो दोनों आपस में अच्छे से घुल मिल गए। और फिर माही ने उन दोनों की ओर देखकर बोला, चलो ठीक है तब चलते हैं। माही की बात सुनकर मयंक और रणवीर दोनों ही अपनी जगह से खड़े हो गए और बाहर की ओर चल दिए। मयंक थोड़ा धीरे चलने लगा और रणवीर आगे आगे चल दिया। मयंक जानबूझकर पीछे रुका था। उसने पीछे मुड़कर माही की तरफ देखा, जो उसके एकदम पीछे ही आ रही थी। मयंक ने माही के कानों के पास आकर धीरे से उसके कानों में फुसफुसाकर बोला, दी जीजू तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, और बहुत ही ज्यादा अमीर भी लगते हैं, और देखने से लगता है आपको प्यार भी बहुत करते हैं। सच में दी, आपने जीजू एकदम परफेक्ट ढूंढा है मेरे लिए। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जो देखने से ही पता चल रहा था कि वो माही को छेड़ रहा है। माही ने गुस्से से घूरकर उसकी तरफ देखा और उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, वाह बेटा, एक दिन भी नहीं हुए अपने जीजू से मिले हुए और उनकी की बड़ाई करना चालू। आज तक तो तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की, और अपने जीजू की तो ऐसे बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हो जैसे कि उनकी शादी मुझसे नहीं तुमसे ही होने वाली है। इस पर मयंक ने उसकी तरफ देखकर शैतानी से मुस्कुराते हुए बोला, क्या दी, मैं एक लड़का हूं। अगर मैं लड़की होता ना तो जीजू को कभी अपने हाथों से जाने नहीं देता और आपसे छीन लेता। इतना बोलकर उसने माही को देखकर आंख मार दी। माही को कुछ चिढ़ा रहा था, और माही चिढ़ भी रही थी, और उसको जैसे ही मारने वाली थी वो भागकर बाहर की ओर चला गया। माही ने धीरे से बोला, जीजू के बच्चे, रुक, कहाँ भाग रहा है? बड़ा आया जीजू की तारीफ करने वाला।
जीजू का चमचा, और इतना बोलकर वह भी उसके पीछे भागी। माही मयंक के पीछे पीछे बाहर की तरफ भागी। मयंक भी माही को अपने पीछे आते देखकर जोर से भागा और भागते हुए गया और रणबीर के पास खड़ा हो गया। माही भी पीछे पीछे भागते आए, लेकिन वो रणबीर को नहीं देख पाए। उसका ध्यान मयंक को पकड़ने में था, इसलिए उससे रणबीर नहीं दिखा। रणबीर का ध्यान मयंक की तरफ देख रहा था, इसलिए वो भी माही को पीछे पीछे आता नहीं देख पाया। माही कुछ ज्यादा ही तेज भाग रही थी, इसलिए वह जाकर सीधा रणबीर से सीधा टकराने वाली थी कि तभी अचानक रणबीर पीछे मुड़ा और दोनों ही एक दूसरे से टकरा गए। माही अचानक गिरने को हुई तो डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर ने फुर्ती दिखाते हुए उसको उसके कमर से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। कुछ देर बाद जब माही को होश आया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो नीचे नहीं गिरी। तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने रणवीर था, जो कि उसको अपनी बाहों में थामे हुए था और उसके प्यारे चेहरे को ही ध्यान से निहार रहा था। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। मयंक दूर से ही खड़ा ये सब देख रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपना फोन निकाला और दोनों की 3-4 पिक्चर क्लिक कर ली। और उन दोनों का इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। मयंक उन पिक्चर को अपने पापा को सेंड कर देता है और अपने फोन में सेव कर लेता है। उसके चेहरे पर इस समय बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। रणबीर और माही एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। तभी मयंक के पीछे से आवाज आती है, अरे दीदी जी, आप लोग क्या कर रहे हो? अरे मेरा भी ख्याल करो, एक छोटा सा और प्यारा और मासूम सा बच्चा सामने खड़ा है। उसके सामने ये सब करते हुए आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे माना कि आप लोग शादी करने वाले हो, लेकिन मेरा भी तो ख्याल करो। ये सब आप लोग बाद में कर लेना। इतना बोलकर उसने एक आंख मारी। ये साफ साफ दिख रहा था कि वो नौटंकी कर रहा है। उसकी बात सुनकर माही और रणवीर अपने ख्यालों से वापस आए और एक दूसरे से दूर हुए। रणबीर के चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नहीं थी, मानो अभी अभी यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। और माही, उसका तो बुरा हाल था। उसके काल कश्मीरी सेब की तरह लाल थे। उसका पूरा चेहरा ही लाल हो गया था। वो झेप गई और ऑकवर्ड होकर इधर उधर देखने लगी। रणबीर ने माही को इस तरह हरकत करते हुए देखा तो उसको बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, चलो फिर हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। रणबीर की बात सुनकर माही ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कार की तरफ चल दिए। मयंक पहले से ही कार के पास खड़ा था। उन दोनों को अपने पास आता देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। माही उसको गुस्से से बोल रही थी और मयंक जी अच्छे से नोटिस कर सकता था कि उसकी बहन उसको खा जाने वाली नजरों से घूर रही है। अचानक से उसके बत्तीसी दिखना बंद हो गई, मानो माही मन ही मन कह रही हो, रुक बेटा मयंक, तुझे बताती हूँ, बहुत शौक है ना तुझे दूसरों का मजाक उड़ाने का। और तेज कदमों के साथ मयंक की ओर बढ़ने लगी। मयंक ने ये भाप लिया था, इसलिए उसने फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से ड्राइवर के पास वाली सीट का गेट खोला और जल्दी से बैठ गया और अंदर से लॉक लगा लिया। माही ने जब मैं कोई ऐसा करते देखा था वह और भी छल्ला गई। रणवीर माही का गुस्से से लाल चेहरा देखकर बहुत खुश था। रणबीर को माही इस समय बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। अंदर बैठकर मयंक ने एक गहरी सांस ली और माही को देखकर बत्तीसी दिखा दी। माही बस उसको देखती रह गई और फिर रणवीर आगे आया और उसने माही के लिए कार का गेट खोला। माही अंदर बैठ गई। रणवीर चलकर दूसरी साइड से आया तो उसके बॉडीगार्ड ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। दोनों कार के अंदर बैठ गए और उनकी कार रोड पर आगे बढ़ने लगी। 2 कार आगे चल रही थी जिसमें कई सारे बॉडीगार्ड थे और 2 कार रणवीर की कार के पीछे चल रही थी जिसमें भी कई सारे बॉडीगार्ड थे। वह सारे बहुत बिगाड़, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। उन सबको पर्सनली ट्रेनिंग दी गई थी। उन सारे बॉडीगार्ड में कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड के बैच पहने हुए थे और सारे के सारे प्रोफेशनल लग रहे थे। सभी ने एक जैसे ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे। कुछ ही देर में 5 कारें हवा से बातें करती हुई मुंबई की हाईवे पर जा रही थी। रणवीर और माही अपनी कार में बैठे हुए थे और तीनों आपस में बातें कर रहे थे। रजवीर का ड्राइवर शैलेश, जो कि 30 साल का था, उसकी और मयंक की दोस्ती भी हो गई थी। मयंक एक बहुत ही हंसमुख लड़का था। किसी से भी ज्यादा घुलने मिलने में उसे टाइम नहीं लगता था और वह इसी तरह रणवीर के ड्राइवर के साथ भी कुछ ही पलों में घुल मिल गया। रणबीर को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। वो बस एकटक माही को ही निहारे जा रहा था और माही ने अपनी नर्सरी नीचे झुकाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंशन में
रणवीर के दादाजी और रणवीर के पापा राजेश जी और सीमा जी, कार्तिक, कृतिका सभी घरवाले एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। सबने साथ में नाश्ता कर लिया था। उन सबके साथ राजवीर में बैठा हुआ था, जो ज्यादातर किसी से बातें नहीं कर रहा था। वो इस समय थोड़ा परेशान लग रहा था, पर उसके चेहरे पर वह परेशानी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था, पर मन ही मन वह सोच रहा था कि कैसे अपने परिवार वालों को शिवी और अपने बारे में बताते। फिर उसने कुछ डिसाइड किया और एक लंबी गहरी सांस ली। राजवीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और कुछ डिसाइड किया और एक नज़र सभी परिवार वालों की तरफ देखकर बोला, दादाजी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। राजवीर की बात सुनकर सभी घरवाले उसकी तरफ देखने लगे और सभी सीरियस हो गए। जो अभी तक कार्तिक कृतिका हंसी मजाक कर रहे थे, वो दोनों भी सीरियस होकर राजवीर की तरफ देखने लगे और अपने मन ही मन सोचने लगी कि ऐसी कौन सी बात है कि राजवीर भाई सभी परिवार वालों के सामने बात करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग इसलिए सीरियस हो गए क्योंकि राजवीर ज्यादा बातें नहीं करता था, यहाँ तक कि वो घर वालों के सामने बोलता तक नहीं था जल्दी। उसकी बात सुनकर दादाजी ने उसकी ओर देखा और बोले, हाँ बोलो राजवीर, क्या बात है। इस पर आज मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और सबको एक नज़र देखा और अपने दादाजी की तरफ देखकर आराम से बोला, दादाजी मुझे शादी करनी है। राजवीर की बात सुनकर वहां खड़े हर एक इंसान की हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो सब हैरान थे कि जो राजवीर आज तक शादी के नाम से चढ़ता था, आज वो खुद अपने मुंह से शादी करने की बात कर रहा है। सब राजवीर को ऐसे देख रहे थे जैसे वह किसी मंगल ग्रह से आया प्राणी हो। राजवीर ने सबकी नजरों को अपने ऊपर एकत्रित देखा तो सबको एक नजर देखकर बोला, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं। और इतना बोलकर उसने अपनी कोल्ड नजरों से सबकी ओर देखा तो सब ने उससे नजर हटा लिया और इधर उधर देखने लगे। तो राजेश जी, राजवीर के पापा, बोले, बेटा हम सब तुम्हें इस तरह इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज तक तुमसे कोई भी शादी की बात करता था तो तुम शादी के नाम से भी चिढ़ते थे, और आज तुम खुद अपने मुंह से और अपनी ही शादी की बात कर रहे हो। ये हम सब के लिए बहुत ही हैरानी की बात है। अपने पापा की बात सुनकर आज भी नहीं बोला, क्या पापा भी ऐसी बात कर रहे हो। मेरी भी अब उम्र हो रही है, मुझे भी अब शादी करनी ही चाहिए ना। और वैसे भी शादी आज नहीं तो कल करनी ही है, और आप लोग मेरी शादी किए बिना मानोगे नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो उसकी बात सुनकर सभी घर वालों ने उसकी ओर सीरियस होकर देखा और दादाजी बोले, ठीक है, जब तुम शादी करना चाहते हो तो हम तुम्हारी शादी जरूर कराएंगे। और इतना बोलकर उन्होंने सीमा जी की ओर देखा और बोली, बहू राजवीर के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दो। राजवीर ने जैसे ही अपने दादाजी की बात सुनी तो उसने झट से कहा, अरे नहीं नहीं माँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस पर सभी घरवालों ने राजवीर की ओर हैरान होकर देखा और कार्तिक ने बीच में टपकते हुए बोला, अरे भैया अभी आप ही तो बोली शादी करनी है और आप बोल रहे हो लड़की नहीं देखना है। एक मिनट, कहीं आपको लड़कों में तो। इतना बोलकर वह चुप हो गया और नाटक करते हुए उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब उसने राजवीर को चिढ़ाने के लिए बोला था। कार्तिक की बात सुनकर सब राजवीर की ओर हैरानी से देखने लगे। तो राजवीर ने दांत पीसते हुए और गुस्से भरी आंखों से कार्तिक की ओर देखा। अपने भाई की नज़र खुद पर महसूस करके कार्तिक बेचारा जैसे जमसा गया। राजवीर इसमें उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे खा ही जाएगा। उसकी आंखें मानो अंगारे बरसा रही हो और वो डरकर अपनी मम्मी के पीछे छुप गया। तो कार्तिक नहीं चैन की सांस ली, पर अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा था। राजवीर ने फिर खुद के गुस्से को शांत किया और उसने अपने दादाजी की ओर देखकर एक लंबी गहरी सांस ली और उसने बोला, दादाजी मैं किसी को पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से राजवीर की तरफ देखने लगे। कार्तिक भी अपनी मम्मी सीमा जी के पीछे से निकलकर बाहर आया और राजवीर की तरफ देखकर बोला, अरे वाह भैया, आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। इतना बोलकर वो अपनी बत्ती सी दिखाने लगा और जाकर सोफे पर बैठ गया। तो राजवीर में फिर से उसको घूर कर देखा और बोला, अपना मुंह बंद रखो, जब भी बोलते हो बकवास ही करते हो। फिर उसने दादाजी की ओर देखा और बोला, दादाजी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दादाजी ने उसकी ओर देखा और फिर लंबी गहरी सांस ली और अपने बेटे और बहू की तरफ देखकर बोले, तुम दोनों ने क्या खाकर इन दोनों को पैदा किया था। उसकी बात सुनकर सीमा जी और राजेश सिंह अपने पिताजी की ओर हैरान भरी नजरों से देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो कि क्या मजाक कर रहे हैं पिताजी।
तो राजेश जी बोले, पापा राजवीर के टाइम पर सीमा जी ने अपने डिलीवरी से 1 घंटे पहले स्ट्रॉबेरी केक और रणवर के टाइम पर उन्होंने दूध की खीर खाई थी। इतना बोलकर राजेश जी मुस्कुरा दिए। उनकी बात सुनकर वहां पर खड़े मौजूद सभी लोग उनकी ओर हैरान भरी नजरों से देखने लगे। सीमा जी ने उनको घूर कर देखा, जैसे कह रही हो आपको किसी और बात का ख्याल नहीं था। मैं क्या खा रही हूँ क्या पी रही हूँ बस इसी पर ध्यान था। अरे चलो ध्यान था भी तो ऐसे सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी। और गुस्से भरी नजरों से उनकी ओर देखने लगी। राजेश जी ने अपने बत्ती सी दिखाते हुए सीमा जी की ओर देखा, तो उन्होंने सीमा जी को खुद की ओर बढ़ते देखा तो थोड़े घबरा गए और शांति से सोफे पर बैठ गए। उनकी हालत देखकर कार्तिक और कृतिका ठहाके मारकर हंसने लगी है। कार्तिक तो कुछ ज्यादा ही हंस रहा था। कार्तिक अपने पापा के ऊपर और भी ज्यादा जोरों जोरों से हंस रहा था। कृतिका ने अपने पापा को जब खोलते हुए देखा तो वो चुप हो गई, लेकिन कार्तिक अपने ही धुन में बस ठहाका मारकर हंसे जा रहा था। आज के लिए बस आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें।